बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल एक गोश्त वाली बड़ी शानदार शॉप में दाखिल हुआ और वहां काउंटर पर बैठे नौजवान से कहा, बेटा 2 किलो गोश्त देना। वहां लड़के ने कहा, जी जनाब, आप बैठें, और एक कप चाय भी पेश कर दी और अपने मुलाजमीन से कहा कि 2 किलो अच्छा सा गोश्त बनाएं। गोश्त बैग में डालने के बाद मुलाजमीन ने खुद जाकर इसकी छोटी सी गाड़ी में रख दिया। प्रिंसिपल ने जब पैसे देने चाहे तो इस लड़के ने मना कर दिया। तो प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा तुमने इतनी मेरी खिदमत की और गोश्त के पैसे भी नहीं लिए, क्या तुम मुझे जानते हो? तो इस लड़के ने कहा, आप मेरे उस्ताद हैं। याद है आपको जब मेरे पास नई यूनिफॉर्म और जूते नहीं थे और ना ही फीस थी, तो आपने कहा था कि तब तक क्लास में तुम दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने सरपरस्त यानी वालिद या वालदा को साथ ना लेकर आ जाओ, जो कि तुम्हें यूनिफॉर्म भी लेकर दें और तुम्हारी स्कूल की बकिया और मौजूदा फीस भी अदा करें। मैं घर गया। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने अपने वालिदैन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो तो हमारी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते थे। लिहाजा मैंने घर ये कह दिया कि मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता और ना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे दोबारा स्कूल भेजेंगे तो मैं भाग जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। वो खामोश हो गए और मैं स्कूल से बागी हो गया। शहर में आकर एक कसाई के यहाँ काम शुरू कर दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी 4 बड़ी बड़ी गोश्त की दुकानें हैं, एक बड़ा फार्म है और एक शानदार घर भी मैंने ले लिया है। और हाँ मास्टर साहब, इस शहर के 4 स्कूलों के बच्चों का डेटा मेरे पास मौजूद है। ऐसे तालिब इल्म जिनके वालिदैन बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मैं उन सब के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करता हूँ, जिनमें उनके यूनिफॉर्म, जूते और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें शामिल हैं। मैंने आज तक खुदा से कभी गिला नहीं किया कि उसने मुझे गरीब घर में पैदा किया या मेरे वालिदैन मुझे पढ़ा नहीं सके। उस दिन से लेकर आज तक मेरी ज़ुबान पर कलमा शुक्र है। यह सुनकर प्रिंसिपल का सर शर्म से झुक गया और कहा, जी बेटा, मुझे याद आ गया। उस वक्त उस्ताद पर क्या गुजरी होगी उसे खुदा बेहतर जानता है। कुछ अर्सा पहले कुत्ते का गोश्त बेचते हुए एक कसाब को पकड़ा गया, लेकिन इस मर्द के बच्चे ने अदालत में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो एक बार जरूर सुने। इसके मौक़िफ़ में इस कदर जान थी कि सुनते और देखने वाला हर शख्स दंग रह गया और इस मुआशरे में रहने वाला हर सरकारी या जालिम एहलकार अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर हो गया। एक कसाई कुत्ते का गोश्त फरोख्त करने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। जब इसे जज साहब के सामने पेश किया गया तो जज ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पास से कुत्ते का गोश्त बरामद हुआ है? मुलजिम, जी जनाब, ये सच है। जज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इंसानों को कुत्तों का गोश्त खिलाते हो? मुलजिम, नहीं जनाब, मैं इंसानों को कुत्तों का गोश्त नहीं खिलाता। जज ने हैरानगी के आलम में कहा, क्या मतलब? अभी तो तुमने खुद इकरार किया। मुलजिम, हाँ जनाब, मैंने इकरार किया कि मेरे पास से कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया है, लेकिन वो गोश्त मैंने किसी इंसान को नहीं खिलाया। जज ने हैरानगी से कहा कि या तो तुम पागल हो या फिर तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब तुमने खुद इकरार किया है कि तुम्हारे पास से कुत्ते का गोश्त बरामद हुआ है, जबकि तुम कसाई हो और गोश्त बेचना तुम्हारा कारोबार है, जब तुमसे कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया है तो साफ सी बात है कि तुम इसको इंसानों को फरोख्त करने यानी इंसानों को खिलाने के लिए ही बेचते हो। मुलजिम ने फिर वही जवाब दिया कि जनाब, मैं इंसानों को कुत्तों का गोश्त नहीं खिलाता, लेकिन ये सच और हकीकत है और मैंने खुद इकरार किया है कि मेरे पास से कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया है, लेकिन वो गोश्त मैंने किसी इंसान को नहीं खिलाया। जज ने सर पकड़ कर कहा कि तो फिर वो गोश्त किसको खिलाया, या जो तुम्हारे पास कुत्ते का गोश्त बरामद हुआ है वो तुम किसको खिलाते हो? मुलजिम ने कहा कि जज साहब, मैंने वो कुत्तों का गोश्त कुत्तों को ही खिलाया है, यानी कि कुत्तों का गोश्त मैंने कभी किसी इंसान को नहीं खिलाया ना फरोख्त किया, बल्कि कुत्तों का गोश्त हमेशा कुत्तों को ही दिया है। जज, क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मुलजिम, मतलब यह है जनाब कि मेरे पास हमारे जिले के बड़े बड़े सरकारी अफसरान, सियासतदानों के चेले, थानेदार और छोटे मोटे अहलकार और बल्दिया के सरकारी अहलकार और कुछ मकामी डेरा चलाने वाले चोर डाकू भी आते हैं।
ये जब भी आते तो मुझसे अपने ओहदे और रोब की वजह से मुफ्त में छोटा गोश्त लेकर जाते थे और ना देने पर सरकारी एहलकार मुझे जुर्माने की धमकियां देते थे, जबकि दीगर जालिम डाकू या डेरेदार मुझे चोरी की धमकी देते थे। हत्ता कि कुछ तो कत्ल करने की धमकी देते थे कि हम तुम्हारा ये फट्टा यहाँ से बंद करवा कर तुझे कत्ल कर देंगे। कोई कहता कि हम तुम्हारे बच्चे अगवा कर लेंगे। जज साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ कसाब का काम करता हूँ ताकि अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिला सकूं। लेकिन बकरी के 8-9 किलो गोश्त में 1-2 किलो वो ले जाते थे तो मुझे फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता था। इसलिए मैं कुत्ता ज़िबा करके रखता हूँ। जब वो लोग मुझसे मुफ्त का गोश्त लेने आते, यानी कि वो चेहरे जिनको मैं जानता हूँ कि इन्होंने हराम ही खाना है, खुद भी हराम खाते हैं और बच्चों को भी हराम ही खिलाते हैं। हालांकि इनमें से ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपना पैसा जमा करने में लगे हुए हैं, जबकि कुछ लोगों के पैसे में बिल्कुल बरकत नहीं है। लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है जिनकी नीयत खराब है और इन्होंने हराम ही खाना है। लिहाजा जब ऐसे लोग मुझसे मुफ्त का गोश्त लेने आते हैं तो मैं इनको वो गोश्त दे देता हूँ। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी किसी भी गरीब अमीर को जो मुझे पैसे देकर गोश्त ले जाता है, मैंने उसे कभी कुत्ते का गोश्त नहीं दिया। जज भी कोई गैरतमंद शख्स था जिसने अपनी माँ का दूध हलाल करते हुए कहा कि तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है और तुझे अब ये वार्निंग दी जाती है कि अगर तुमने कभी भी किसी भी अहलकार या गुंडे को, किसी भी बड़े शख्स को मुफ्त में कुत्ते का गोश्त या मुर्गी का गोश्त दिया तो तुझे इबरतनाक सजा दी जाएगी। अब अगर तुमसे कोई भी मुफ्त का गोश्त जबरदस्ती छीने या ले जाए तो तुम उसका सिर्फ नाम लिखकर मेरे पास ले आना, उसकी रकम तुझे मैं दूंगा। लेकिन तुमने अब उसको भी हलाल गोश्त यानी बकरी बकरे वगैरह का देना है। कुत्ते का गोश्त तुम्हारे फट्टे से बरामद नहीं होना चाहिए। वो दिन था और उसके बाद कभी भी न इस कसाब ने कुत्ते का गोश्त फट्टे पर रखा और ना ही कभी किसी ने इससे मुफ्त गोश्त लेने की कोशिश की। यहाँ पर नेल्सन मंडेला का सुनहरी जुमला याद आता है कि गुर्बत खैरात से नहीं बल्कि इंसाफ से खत्म होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ इंसाफ की हुक्मरानी हो वहां से हर चोर चकार और गुंडे वगैरह की जिंदगी उखड़ते सांस लेते हुए खत्म हो जाती है। एक और सबक का आमोज वाकया है कि एक फौजी कर्नल ने अपने जाती और फैमिली मसाइल और दीगर वजूहात की बिना पर अपनी बीवी से झगड़ा होने के बाद उसे तलाक दे दी। बाद में ये हकीकत सामने आई कि इसकी बीवी इसके साथ खुश नहीं थी, लिहाजा इस पिशावरी कर्नल ने इसको तलाक दे दी। बाद में इस औरत की शादी पिशावर के उसी बैरक में काम करने वाले एक दूसरे फौजी से हो गई जो कि ओहदे में पहले फौजी से निचले ग्रेड का था। शादी के चंद दिनों बाद जब ये फौजी वापस ड्यूटी पर आया तो रात के वक्त बहुत से दीगर दोस्त फौजी इकट्ठे बैठे थे कि इस कर्नल ने इस फौजी से तंजिया लहजे में कहा कि कैसी रही नई नवेली इस्तेमाल शुदा दुल्हन। कर्नल की ये बात सुनकर ये फौजी बेचारा शर्मिंदा हो गया और खामोश हो गया। कुछ देर बाद दोबारा फिर कर्नल ने यही अल्फाज दोहराए और कहा कि बदकिस्मती से तुझे इस्तेमाल शुदा मशीन मिली है। चलो खैर, अब बताओ तो सही दुल्हन कैसी है। साथ में इसने बहुत जोरदार कहका लगाया। जब कर्नल की ये बात इस फौजी से बर्दाश्त न हो सकी तो इस फौजी ने कर्नल को मुखातिब करते हुए कहा कि नई नवेली दुल्हन की इस्तेमाल शुदा मशीन 3 इंच मास के बाद आगे बिल्कुल नहीं थी। ऐसे लगता है कि इस मशीन को इस्तेमाल करने वाला कोई मर्द नहीं था। मशीन को देखते हुए ऐसा साफ जाहिर होता है कि मशीन बिल्कुल साफ सुथरी है। हार्ड बॉल वाली पिच पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेनिस बॉल खेलता रहा है। इस फौजी के ये अल्फाज सुनते ही यहाँ बैठे दीगर तमाम फौजी हंसने लगे और कर्नल ये सुनते ही आग बगोला हो गया और वहां से चलता बना। यकीनन इस कर्नल को ये सवाल करने पर हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों ने ये बात सुनी है इनसे नजरें मिलाते वक्त ये कर्नल हमेशा शर्मिंदगी महसूस करेगा और अपनी जात में भी
یہ سوال کرتا ہوگا کہ میں نے یہ گھٹیا سوال کیوں اس فوجی سے کیا، جبکہ وہ عورت اس کی عزت بن چکی ہے اور اس کی حفاظت کرنا اب اس فوجی کی ذمہ داری ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ذاتیات اور عزت پر داغ لگانے کی کوشش نہ کریں۔